हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो आई होप कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आज फिर से एक आपके लिए बेहतरीन वीडियो लेके आए हैं, जो कि लगभग मैक्सिमम चैप्टर का यानी मैथ्स का यानी क्लास 10th का बहुत सारे क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन करेंगे। कुछ जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे, और साथ में आप देखते रहिए, आपका धीरे 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 पूरा मैथ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें और आज मज़ा आने वाला है। जो भी आप फार्मूला भूल रहे होंगे यानी उसको हम लोग फिर से रिवीजन करते रहेंगे। आपका अभी यानी एग्ज़ाम लगभग हो सकता है कि 20 दिन हो, उम्मीद उम्मीद से तो यही है। और क्या करते हैं कि हम लोग यानी इस चीज़ को कवर करते हुए चलते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर है और उसको हम दे देंगे, आप उससे क्या कर दिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आज कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टरों से जो भी फार्मूले होते हैं उसको क्या करते हैं हम लोग, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, रिवीजन करते हैं, उस पर एक आध दो क्वेश्चन भी देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर वीडियो अच्छे लगे तभी सब्सक्राइब करें, ऐसे नहीं। ठीक है, और आपके ये खूबसूरत सा चैनल कंसेप्ट ऑफ हिम के, जो कि इस पर मैथ फिजिक्स ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग आज पढ़ते हैं। जैसे पहली बात हम लेते हैं त्रिभुज से। ठीक है, त्रिभुज, ये क्या है? त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ तक दिख रहा है। करेक्ट, त्रिभुज। त्रिभुज से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम लोग ये चीज को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बात यानी सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज चैप्टर से। ठीक है ना, त्रिभुज चैप्टर में क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आ सकता है। तो अभी तक 4-5 ईयर्स के जितने भी सेट्स हैं ना, उसमें से बहुत जांच पड़ताल करने के बाद यही पता चला है कि त्रिभुज से जो जो चीज़ें आई हैं ना, कि 4-5 चीज़ें महत्वपूर्ण है, और इसी को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, त्रिभुज से सबसे पहली बात आता है समरूपता। क्या आएगा? समरूप होना, समरूप होना। उसके बाद फिर क्या आएगा? सर्वांग सम। समरूप आएगा, उसके बाद क्या आएगा? सर्वांग सम। तो कहने का मतलब ये है कि भाई समरूप और सर्वांग सम, देखिए अब डीपली पढ़ने का समय नहीं है। समरूप और सर्वांग से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो पहले सबसे पहली बात हम लोग करते हैं क्या चीज, समरूप से कितने क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद सर्वांग से। ठीक है ना, चलिए समरूप में क्या होता है कि सपोज दैट ये आपका त्रिभुज यानी कि पी क्यू और ये क्या है, आर है, और ये क्या है, एक त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज आपका हो गया ए बी सी, और ये त्रिभुज हो गया आपका पी क्यू आर। तो भाई समरूप होने का शर्त हम आपको बता ही देते हैं, और यही एग्जाम में जाके एकदम धड़ाक से आप मार के आइएगा। ठीक है ना, एकदम यही आएगा समरूप। देखिए कहता है क्या, समरूप होने की शर्त यानी जो शर्त है, कंडीशंस है जिसको बोलते हैं, शर्त क्या है कि या तो को को या फिर भू भू भू, या फिर को भू को, या फिर भू को भू। अब भाई ये कोई कहेगा कि ये सब क्या चीज़ है, ये क्या बता रहे हैं, को भू को भू को भू, ये सब क्या है? तो ये कुछ ज़्यादा जादू मंत्र नहीं है। बस ये है ना कि ये जो को हम लिखे हैं यहाँ पर समझ लेना कोण है, जिसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, यानी कि एंगल है ये। और ये क्या है, जो भू है वो क्या है, आपका भुजा है। भैया कोण हो गया और भुजा हो गया, हम लोग तो पहले ही जानते हैं कि कोण होता है त्रिभुज में, एक भुजा होता है। अच्छा, त्रिभुज में कोई ऐसा भी है कि जो कि वृत्त होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। त्रिभुज में होता क्या है, तब ये त्रिभुज में 3 गो कोण होते हैं, 3 गो भुजा होती है। 4 गो कोण होगा चतुर्भुज होगा, 5 गो कोण होगा पंचभुज होगा, यही सब ना होगा। ठीक, तो कह रहा है कि समरूप का शर्त कितना होना चाहिए, तो 4 गो समरूप का शर्त है। यानी या तो सभी त्रिभुजों का मतलब क्या है कि इस त्रिभुज का जो पी का कोण है, कोण पी, कोण किसके बराबर हो जाए, कोण ए के बराबर हो जाए। फिर कह रहा है कि कोण जो क्यू है वो किसके बराबर हो जाए, कोण बी के बराबर हो जाए। या फिर कोण जो आर है वो किसके बराबर हो जाए, कोण सी के बराबर हो जाए। ये आपका कह रहा है कि पहला नियम कि कोण कोण कोण, अगर तीनों कोण आपके बराबर हो गए दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण से, आप कह देंगे कि वहां पर क्या है भैया, त्रिभुज समरूप है। ठीक है, अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि भुजा भुजा भुजा,
भुजा 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 का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पी क्यू ए बी के बराबर हो, अगर क्यू आर बी सी के बराबर हो और पी आर ए सी के बराबर हो, अगर आप इस तरह से जब देखते हैं नज़ारा मतलब क्या कि पी क्यू बराबर ए बी, क्यू आर बराबर बी सी और पी आर बराबर ए सी, जब आपको तीनों भुजाएं दो त्रिभुज में बराबर दिख रही हैं तो अब क्या कहेंगे, त्रिभुज समरूप है, त्रिभुज समरूप है। और उसके बाद हम लोग तीसरा नियम देखते हैं, को भू को का मतलब क्या होता है, कोण भुजा कोण, हम क्या भी बोले, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, यानी कि दो भुजा होने चाहिए, नहीं दो कोण होने चाहिए और एक आपका अगर भुजा होता है तो वहां पर आपका क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, देखिए कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। देखिए मान लीजिए कि अगर हम इस तरह से कहने वाले हैं कि त्रिभुज ये हो गया पी क्यू आर, ये हो गया त्रिभुज ए बी सी, भैया अगर इस तरह से आपको त्रिभुज दिख रहे हो तो करेंगे, अगर कोण मान लीजिए कि कोण पी क्या हो गया, कोण पी, अगर कोण पी कोण ए के बराबर हो, कोण पी कोण ए के बराबर हो, और फिर करेंगे कि भुजा मान लीजिए क्या हो गया, यानी कि पी क्यू और यहाँ पर भुजा क्या हो गया ए बी। अब फिर करेंगे कोण, यानी कि मान लीजिए ये कोण क्यू, यानी कि कोण क्यू और यहाँ पर यानी कि कोण बी। अगर इस तरह से संबंध आपके बराबर हो जाते हैं, यानी कि कोण P बराबर कोण A, अब पी क्यू बराबर ए क्या है तो ए बी, और उसके बाद कोण Q बराबर कोण B। अगर इस तरह से हो जाते हैं आपके दोनों त्रिभुजों में दिखने को मिलते हैं तो आप क्या कहें वहां पर, त्रिभुज समरूप है। अच्छा एक चीज और क्या हम बता रहे हैं कि बराबर सही है, यानी कि भुजा भुजा के बराबर होना चाहिए, बराबर हो गया तो सही है, अन्यथा अगर आपको वहां पर प्रोपोर्शनल भी दिखाई दे, प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती, फिर भी आप क्या कहेंगे, वो त्रिभुज समरूप है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक, बहुत बढ़िया। अब फिर कह रहे हैं कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि भू को भू, यानी भुजा कोण भुजा, ठीक है ना, करें भू को भू, इसका मतलब कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा। करें कि अगर एक त्रिभुज के भुजा दूसरे त्रिभुज के भुजाओं से समरूप है, यानी कि अनुपाती है। फिर कह रहा है कि अगर कोण भी दूसरे त्रिभुज के कोण से बराबर है, और उसके बाद कह रहा है कि जो पहला त्रिभुज के एक भुजा है, तीसरा भुजा यानी उसको भी कह रहा है कि संगत हो, यानी कहने का मतलब कि दो भुजाएं का मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका त्रिभुज पी क्यू आर और ये हो गया ए बी सी। करेंगे भू यानी कि दो का भुजा है तो भैया पी क्यू के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए ए बी, और क्यू आर के अनुक्रमानुपाती होना चाहिए बी सी, और जो कोण है यानी कि एक जो कोण है यानी कोण क्यू या कोण बी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर आपको इस तरह से कहीं भी संबंध दिखते हो तो आप कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। और आपके त्रिभुज में यानी आपके त्रिभुज चैप्टर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो कि क्या होंगे, इसी आधार पर लगेंगे। बातें समझ गए, ठीक है। अब देखिए यही समरूप वाला जो मैटर होता है, मुश्किल से 3 गो बस क्या आ जाते हैं सर्वांग सम में, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें क्या कहता है कि भाई सर्वांग सम कैसे करेंगे, देखिए सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ, सर्व मतलब हुआ सभी, सर्व प्लस अंग, अंग मतलब भाई गाना मत गाना, और उसके बाद सम मतलब बराबर, करेंगे सर्व अंग सम, तो कह रहा है ना कि सभी अंग समान हो, उसी को कहते हैं सर्वांग सम। ठीक है, ये चीज आप तो बहुत बढ़िया से समझ सकते हो कि सर्व अंग सम यानी सभी अंग समान हो तो उसको क्या कहते हैं, सर्वांग सम। यानी कि आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे, उसमें आप कह सकते हैं कि सर्व प्लस अंग प्लस सम यानी कि सर्वांग सम। तो देखिए कह रहे हैं कि सर्वांग सम के लिए शर्त क्या होनी चाहिए, पहला कह रहा है कि भू भू भू, उसके बाद कह रहा है कि भू को भू, फिर उसके बाद कह रहा है कि को भू को। एक बात और ध्यान दीजिए कि समरूप के वो तीनों शर्त सर्वांग सम में चले जाएंगे, समरूप के वो तीनों शर्त सर्वांग सम में चले जाएंगे, बस जिसमें केवल और केवल यानी कि कम से कम एक भुजा हो। अगर 2 को भुजा होता है सही है, 3 को भुजा होता है सही है, लेकिन अगर एक भी भुजा नहीं होता है तो सर्वांग सम का कोई ही उसमें ऐसा व्यवस्था नहीं बन सकता है जिससे को क्या होगा, सर्वांग सम होगा। यानी कि समरूप का वो सभी नियम जिसमें कम से कम एक भुजा है, वो सभी नियम क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए इसको कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर त्रिभुज में तीनों भुजाएं यानी
पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं से समान हैं तो क्या होंगे, समरूप सर्वांग सम हो गए। कह रहे कि पहले त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण से बराबर है तो क्या होंगे, सर्वांग सम हो गए। और कह रहा है कि पहले त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा और फिर दूसरे त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा अगर बराबर है आपस में तो यहाँ पर क्या होगा, सर्वांग सम होगा। भाई देखिए समरूप में अनुक्रमानुपाती चलता था, यानी कि पहले त्रिभुज का भुजा अनुक्रमानुपाती होगा दूसरे त्रिभुज का भुजा से, लेकिन यहाँ पर क्या होगा आपका, यानी कि बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में भी आया होगा। और देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन तो ठीक है खैर आ गया, फिर उसके बाद क्या कहता है, देखिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। कह रहा है ना कि यहाँ पर त्रिभुज हो गए यानी कि ए बी सी, त्रिभुज हो गया ए बी सी और यहाँ पर हो गया त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। हम अभी आपको बता देते हैं कि सर्वांग सम का जो आपका चिन्ह बनता है वो बनता है इस प्रकार से, ये आपका सर्वांग सम का चिन्ह है, आपका ये सर्वांग सम का चिन्ह है। और उसके बाद अगर बात करते हैं समरूप का अगर तुम लोग बात करते हैं तो समरूप का इसे होता है, ठीक है। करेंगे सर्वांग सम का ये है और समरूप का ये है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर एक दूसरे से क्या दे दे, समरूप दे दे, आपके त्रिभुज में समरूप का जिक्र अधिक किया है और सर्वांग सम बहुत ही कम किया है, ठीक है। चलिए तो कह रहा है ना कि सर्वांग सम और समरूप में, तो कह रहे हैं भैया त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समरूप है। तो सबसे पहले कहेंगे क्या, इफ, यानी इफ मतलब यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, हाँ तब क्या होगा कि ए बी बटे में पी क्यू, अभी हमें क्या बताए कि ए बी जो है ये पी क्यू के अनुपाती होगा। फिर कह रहा है कि बी सी बटे में क्यू आर बराबर ए सी बटे में पी आर। कोई कहेगा करी सर जी तो बहुत अजीब है, तो भैया अजीब इसमें कुछ नहीं है। आप देखें यहीं से बिना चित्र बनाए ही आप पकड़ सकते हैं, बिना चित्र बनाए हुए आप पकड़ सकते हैं। कह रहे कि इसमें शुरू में क्या है, ए बी ले लिए हम, तो भाई इसमें शुरू में दो गो लिए हैं तो इसमें शुरू में दो गो ले लीजिए, तो पी क्यू है ले लिए हैं। कह रहे कि बी सी यानी कि लास्ट वाला दो गो, तो इसमें भी लास्ट वाला दो गो ले लीजिए, क्यू आर ले लिए। कह रहे कि ए सी यानी कि शुरू वाला लास्ट वाला, तो इसमें भी क्या होगा, शुरू वाला लास्ट वाला यानी कि पी आर ले लिए। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। कह रहे कि ए बी बटे में पी क्यू, बी सी बटे में क्यू आर और ए सी बटे में पी आर। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर जी यहाँ पर दिक्कत हुआ, हमको समझ में नहीं आया, हम बता देंगे फिर से, ठीक है। लेकिन ये सब जितने भी चल रहे हैं ना सब रामबाण चल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट वही आता है। अभी आप लोगों का प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा होगा या हुआ भी होगा, तो यानी कि आप मिलाएंगे। देखिए हम तो ये नहीं कहते कि हम जितना पढ़ाएंगे उतना से ही यानी कि एग्जाम में आएगा, लेकिन ये बात जरूर कहते हैं कि जितना एग्जाम में आएगा वो सब हम पढ़ाए लिखाए होंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो कह रहे हैं कि समरूप के लिए ये सब हम लोग लिख लिए, ठीक है। अब देखिए अगर ये शर्त आप लोग लिख लिए तो उसमें क्या करना है अब, कि अगर ये त्रिभुज ए बी सी में अगर कोई बी सी के समांतर कोई मान लीजिए रेखा पी क्यू है, ध्यान दीजिए। कर त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि अगर बी सी के समांतर कोई रेखा क्या है, पी क्यू है, अगर इस तरह से दे दे तो क्या कहेंगे, त्रिभुज ए पी क्यू समरूप त्रिभुज ए बी सी। ध्यान दीजिए कह रहा है कि त्रिभुज ए पी क्यू यानी ए पी क्यू क्या है, ये छोटा वाला त्रिभुज है। और फिर कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ये त्रिभुज ए बी सी ये क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज है। तो कह रहा है कि जब इस तरह से देगा तो आपको क्या करना होगा, यानी कि यहाँ पर समरूप बोल दीजिएगा। उसके बाद कह रहा है कि छोटा वाला का साइड यानी ए पी हो गया, उसके बाद बड़ा वाला का साइड यानी ए बी हो गया बराबर, छोटा वाला का दूसरा साइड ए सी ए क्यू हो गया और बड़ा वाला का दूसरा साइड क्या हो गया, ए सी हो गया बराबर। छोटा वाला का आधार क्या हो गया, पी क्यू हो गया, बड़ा वाला का आधार क्या हो गया, बी सी हो गया। यानी ये आपका हो गया संबंध, यानी कि छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज में।
और वो त्रिभुज क्या होंगे कि जब अगर यहाँ पर आधार के समांतर या किसी भी एक भुजा के समांतर अगर आपका कोई रेखा त्रिभुज में खींच दे तो आपका उस त्रिभुज से बनने वाला जो त्रिभुज होगा समरूप होगा। यानी यहाँ पर आपका छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज एक दूसरे से क्या है, समरूप है। समरूप कब है, जब आप इसके समांतर यहाँ पर खींच देते हैं एक रेखा, तब। मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए देखिए अब एक बात और कहता है क्या, इसी में कह सकते हैं आप कि टुकड़ा बाई टुकड़ा यानी कि ए पी बटे में बी पी, यानी टुकड़ा बाई टुकड़ा बराबर टुकड़ा यानी कि ए क्यू बटे में क्यू सी, यानी टुकड़ा बाई टुकड़ा बराबर टुकड़ा बाई टुकड़ा, यानी कहते हैं क्या कि ए पी बटे में बी पी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। यानी कि ये आपको चीज़ सीखना होगा, ये आपको चीज़ देखना होगा कि समरूप त्रिभुज में क्या क्या शर्तें हो सकती हैं। अगर आपने अभी तक ये सब नहीं पढ़े हैं तो क्लियर कर लीजिए यहीं पर, और आप एग्जाम में ये सब नियम लगा कर आइएगा समरूप का। ये जो भी आपको अगर ज्ञात करने के लिए दे रहा हो तो आप धड़ाले से कीजिएगा, आपका आंसर एकदम 100% बहुत ही जल्दी आएगा। ध्यान दीजिए, और ये आपके त्रिभुज में, आपके त्रिभुज वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन दिया है कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर कह रहा है कि यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, तो कहता है कि यहाँ पर अगर हम 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा। आपको जवाब जल्दी बताना होगा तो क्या कहेंगे आप कि टुकड़ा बाई टुकड़ा बराबर यानी 3 अपान यहाँ पर x मान लीजिए, 3 अपान x 1 बटे में 2, यानी कि x बराबर 3 दूना के 6। तो ये यहाँ पर 2 दूना के 4 का आ रहा है, यानी कि 2 का दुगुना यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 3 का दुगुना क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। हो जाएगा आपका, ठीक है, आपका इस तरह से सवाल हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं क्या चीज, अगर हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, यानी समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल। देखिए समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल कहता है यहाँ पर कि ए बी सी, और यहाँ पर कहता है कि पी क्यू आर। ध्यान दीजिए, कहता है कि ए बी सी और पी क्यू आर, यानी कहता है कि ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर दिया है आपका समरूप, तो कह रहे हैं उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिखते हैं कि एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। अगर इस तरह से हम लोग लिखते हैं तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ए बी का आप लिख सकते हैं ए बी यानी पहले त्रिभुज का, और इस त्रिभुज का अगर ए बी लिखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी पी क्यू और इसका स्क्वायर कीजिए। कोई कहता है कि सर जी हम ये नहीं करेंगे, यानी फर्स्ट भुजा का हम स्क्वायर नहीं करेंगे, तो आप कहिए यहाँ पर आधार का आप कीजिए, लेकिन वही जवाब आएगा बी सी बटे में क्यू आर के यहाँ पर स्क्वायर। और यहाँ पर अगर आप करते हैं कि नहीं सर जी हम ए सी यानी ए सी करते हैं बटे में क्या है ये पी आर, यानी पी आर के स्क्वायर करते हैं, तब भी आपका जवाब क्या आता है, वही आता है। और आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि त्रिभुज यानी एरिया त्रिभुज ए बी सी में दिया है कि ए बी, और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर में भाई जब हम शुरू में ही बताए हैं कि अगर इस तरह से दे दे कि एरिया त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, अगर इस तरह से दे दे तो शुरू में अगर हम ए बी लिए हैं तो यानी कि नीचे भी क्या लेंगे हम लोग पी क्यू लेंगे, अगर हम बी सी लिए हैं तो क्या लेंगे हम लोग क्यू आर लेंगे, अगर हम ए सी लिए हैं तो क्या लेंगे हम पी आर लेंगे। ये बात आपको सीखना पड़ेगा, ये बात आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज़ें कहता है, और इसी पर एक हम क्वेश्चन देते हैं, कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में यानी कि ए बी कह रहा है कि ए बी और पी क्यू के भुजाओं का अनुपात, यानी देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है। तो कह रहे हैं कि अगर ए बी संबंध है बी, अगर ए बी संबंध है पी क्यू दिया है आपका 3 संबंध है 4, यानी कि आपको अगर आपका ए बी 3 है, अगर पी क्यू क्या है 4 है, तो कह रहे हैं कि इनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। तो एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर, और आपका यहाँ से हो जाएगा क्या होगा, यहाँ से आपके यहाँ से क्या होगा भैया, तो भैया यहाँ पर आप बस 3 बटे में 4 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए तो लेके 9 बटे में 16, यानी ये आपका हो गया जवाब। अगर आपका अनुपात दिया रहे भुजाओं का तो बस आप वहाँ पर यानी कि उसका वर्ग कर दीजिए, आपका जवाब पूरा आ जाएगा। ये सभी फार्मूले, ये सभी सूत्र निगमन किए जाते हैं यानी सिद्ध किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी समय का अभाव होने के कारण हम सिद्ध नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज़ सब कुछ समय रहने पर सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करते भी हैं सब। चलिए ठीक है, आपको यहीं पर बस यानी समय के अभाव होने के कारण बस सबको ये पता होना चाहिए कि अगर भुजाएं दिए हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं तो उनका वर्ग कर देते हैं, और यही तुम्हारा क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा, यानी कि एरिया त्रिभुज ए बी सी और एरिया त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है,
तो यानी कि ये आपका त्रिभुज का हो गया। और आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ऐसे ऐसे ही हर एक चैप्टर से 1 शॉट वीडियो लेके आते रहेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कीजिए इसके, जिससे कि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो। धन्यवाद।